गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है डे लाइट सेविंग्स टाइम। तो यूएस जो है, यूएस की सेनेट, जो वहाँ की राज्यसभा आप कह सकते हो, तो उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें डे लाइट सेविंग टाइम को वो परमानेंट बनाना चाहते हैं। तो डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है कि आपका जो नॉर्मली जो आपका समर का टाइम होता है उसको वो नॉर्मल मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि जब सर्दियाँ आने लगती है, विंटर्स आने लगती हैं, तो वो अपनी घड़ी को ना 1 घंटा पीछे कर देते हैं। तो वो घर इसलिए पीछे करते हैं क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में शाम जो है वो थोड़ी छोटी होती है, मतलब रात जल्दी हो जाती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने घड़ी के टाइम को 1 घंटा पीछे शिफ्ट कर देते हैं, ताकि जो है, जब घड़ी का टाइम समझ लो, अगर 6 बजे शाम होनी है आपके यहाँ पर, एग्जाम्पल इंडिया का लें हम, अगर अगर 6 बजे सर्दी में शाम होनी है, तो अगर हम अपनी घड़ी को ही पीछे कर देंगे तो हमारे जो है, जो शाम है वो हमारे लिए 7 बजे होगी, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी घड़ी को पीछे किया है, ठीक है। तो हमारी घड़ी जो है एक्चुअली में, हमने अपनी घड़ी को जब पीछे किया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, शाम जो है वो डिले हो गई है, ठीक है। वैसे तो हमारी 6 बजे हो रही थी, लेकिन हमने घड़ी को पीछे कर दिया, तो उसकी वजह से जो है हमारी शाम जो है वो 7 बजे होने लगी है। तो उसका जो है, उनको हर सर्दी में ऐसा करना पड़ता है, और जब मार्च आता है तो अपनी घड़ी को उनको आगे बढ़ाना पड़ता है, नॉर्मल टाइम पर लाना पड़ता है, जो उनका 6 बजे का टाइम है, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब उनको अपनी घड़ी को वो पीछे कर रहे हैं, तो उनकी 1 घंटे की स्लीप जो है उस टाइम पर, जो एक कुछ टाइम जो है आपकी बॉडी ने अगर आदत डाली हुई है कि 10 बजे सोना है, तो आपकी बॉडी का जो है, समझ लो, जो क्लॉक है, बॉडी क्लॉक है, वो तो 10 बजे सोती है। लेकिन अगर आपने अपनी घड़ी को पीछे कर लिया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको लेट सोने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी आपकी जो बॉडी क्लॉक है उसको तो 10 बजे सोने की आदत है, लेकिन आपकी जो अपने टाइम है, जो आपके आपने अपना रूटीन है, वो आपने 1 घंटे पीछे कर लिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको 1 घंटा कम सोने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती थी कि लोगों में जो है थोड़ी सी इरिटेशन हो जाती थी, 1 घंटे कम स्लीप की वजह से उनमें थोड़ी इरिटेशन हो जाती थी, अनटिल, मतलब जब तक उनका वो बॉडी जो है वो क्लॉक उनके एक दो हफ्ते तक जो है वो बॉडी क्लॉक जब तक उससे रूबरू ना हो, ठीक है। अब सेम फिर क्या होता था कि जब मार्च आता था तो वो अपनी अपनी घड़ी को आगे बढ़ा लेते थे, जब वो नॉर्मल टाइम पे ले आते थे, तो फिर उनको जो है वो सुबह में वो फ़र्क आ जाता था, ठीक है। सुबह में मतलब उनको जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि घड़ी जो है वो पीछे हो गई है, और दिन जो है वो बड़ा हो गया है। तो इसलिए क्या होता था कि उनको 1 घंटे का जो है ये साल में 2 बार ऐसे जो है अपनी बॉडी क्लॉक के साथ जो है वो एक तरह से खिलवाड़ करना पड़ता था। तो अब जो है बहुत से लोग ये डिमांड कर रहे थे कि ये जो हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, हम तो नहीं करते ऐसा, क्योंकि हमारे इधर बहुत डिफरेंस नहीं होता है शाम जल्दी होने का। लेकिन यूएस में या ऊपर की जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, यहाँ पर जो है वो बहुत डिफरेंस आ जाता है जब सर्दी आती है, और बहुत ही जो है डे का भी डिफरेंस आ जाता है जब गर्मी आती है। तो इनको करना पड़ता है, इसलिए डे लाइट सेविंग टाइम, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया रशिया में तो नहीं है, ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस होती है, बट यूरोपियन कंट्रीज़, कनाडा और यूएस वगैरह में ये प्रैक्टिस की जाती है। तो अब डे लाइट सेविंग टाइम जो है वो इसलिए किया गया था ताकि एनर्जी को सेव किया जा सके। क्लॉक्स को जो है स्प्रिंग में, जब गर्मी आनी शुरू होती है, जब आपका मार्च का सीज़न होता है, तो 1 घंटे आगे कर दिया जाता है, मतलब नॉर्मल टाइम पे कर दिया जाता है। और जब सर्दी आने लगती है, ऑटम सीज़न आने लगता है, जब सितंबर अक्टूबर का, जब उनके वहाँ पर रात लंबी होने लगती है, तो वो अपनी घड़ी को 1 घंटे पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो अब ताकि वो चाहते हैं कि जब हम अपनी घड़ी को पीछे करेंगे तो हमारा जो वर्किंग आवर है वो बढ़ जाए, ठीक है। वरना तो क्या हो रहा है कि उनकी शाम जो है वो जल्दी हो जाती है। तो वो अपनी जब घड़ी के हिसाब से वो पीछे चले गए 1 घंटा, तो उनकी वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाते हैं और उनका डे टाइम बढ़ जाता है। तो अब सबसे पहला ऐसी प्रैक्टिस किसने शुरू की थी? कैनेडियंस ने शुरू की थी ये प्रैक्टिस 1908 में। उसके बाद धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी इसको अपना लिया, ताकि वो आर्टिफिशियल लाइटिंग का उनको कम इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन इससे प्रॉब्लम्स यही आ रही थी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 घंटे की उनकी स्लीप में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ दिन तक आपको टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप आज भी अपने घड़ी को, आप सिंपल से एग्जाम्पल लो, आप आज ये 7 बजे क्लास देख रहे हो, अगर इसको हम 1 घंटे अपनी घड़ी को आगे कर दें, तो आई एम सॉरी, पीछे कर दें, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा ना, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आपकी स्लीप जो है वो पैटर्न, चाहे आप उठ रहे हो, जल्दी उठ रहे हो, लेकिन आपकी आपकी जो बॉडी क्लॉक है वो 7 बजे के हिसाब से जो है वो अलाइन हुई है, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी क्लॉक जो आपने अपने हाथ में पहनी है, जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में क्लॉक है, वो 1 घंटे बाद जो है वो आपको दिखाएगी कि अब 7 बजे है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी स्लीप जो है वो थोड़ी
डिस्टर्ब होगी। तो ये इसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे थे, लोग डिप्रेशन में आ जाते थे उस टाइम पर 1 घंटे की स्लीप कम होने की वजह से। तो 1 घंटे की स्लीप सोचो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस डाल देती है, ठीक है। तो यही यूरोपियन पार्लियामेंट में भी जो है वो 2019 में यूरोपियन पार्लियामेंट में वोट किया गया कि हम ये जो है डे लाइट सेविंग टाइम को ही हम बना लेते हैं। हम ये 1 घंटे का आगे पीछे करने का जो काम है सितंबर और ये मार्च में, इसको अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अभी तक किया तो नहीं है, लेकिन 84% वहाँ के लोग जो हैं वो इसके फेवर में है कि इसको ऐसा कर देना चाहिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन एक ऐसी ऐप बनाई है जो कि डिजिटाइज करना चाहती है हमारे कंट्री के सारे लेजिस्लेचर्स को, हमारी पार्लियामेंट्स को भी और स्टेट असेंबलीज के और स्टेट जो है काउंसिल्स को भी, ठीक है। तो अब इसमें सारे लेजिस्लेचर्स को इकट्ठे लाया जा रहा है एक ई विधान प्रोजेक्ट के अंदर। तो ई विधान प्रोजेक्ट के अंदर सारे लेजिस्लेचर्स को इकट्ठा लाया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये नोडल मिनिस्ट्री है इस प्रोजेक्ट की, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिला है। और इसकी जो फंडिंग है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत की जा रही है। 60% जो है गवर्नमेंट फंडिंग देगी, 40% स्टेट्स को खुद उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट के लिए और यूटीज़ के लिए वही सेम क्राइटेरिया है। हमारा अब देखते हैं कि नीवा क्या चीज़ है। तो आपका ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन जो है ये ऐसी ऐप बनाई है जो कि हमारे जो ये लेजिस्लेचर्स हैं ये यूज़ करेंगे, इसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो यूज़ करेंगे, और उससे वो डिजिटली जो है वो ट्रांजैक्शन चलाएंगे पूरे, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बल्कि लेजिस्लेचर्स की भी, ठीक है। और आपस में भी लेजिस्लेचर्स या एग्जीक्यूटिव जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी अगर जो कॉन्टैक्ट होगा वो इसी ऐप के थ्रू ही कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी तक इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो फर्स्ट हाउस बना है पूरी कंट्री में जिसने कि नीवा प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपने आप को कम्प्लीटली जो है वो शिफ्ट कर लिया है 25 नवंबर 2021 को। उड़ीसा असेंबली जो है उन्होंने अपना बजट जो है वो पेपरलेस मोड में नीवा का एप्लीकेशन जो है वो यूज़ करते हुए निकाला था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चेयर ऑफ एक्सेलेंस। तो 65 बर्थडे ऑफ लेट CDS जनरल बिपिन रावत के मौके पर इंडियन आर्मी ने जो है एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस उनको डेडिकेट किया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक है। इसमें जो ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस बनाई जा रही है इनके नाम पर, वो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ पर जो है वो रिसर्च करेगी, और उसमें भी जो भी इंडिविजुअल्स उस चेयर को जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे वो या तो वेटरन्स हो सकते हैं तीनों सर्विसेज के, या फिर इवन सिविलियंस भी हो सकते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री अफेयर्स में एक्सपर्टीज़ रखते हों, ठीक है। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एक नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस सर्विसेज का थिंक टैंक है जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड है, गवर्नमेंट जो है का नहीं है ऑफ कोर्स। और इसको 1870 में एक सोल्जर स्कॉलर जो थे सर चार्ल्स मैकग्रेगर उन्होंने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। तो अभी यूएन एंड जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया जिसमें 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। तो इसमें इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने बोला है कि ऐसा ना हो कि अब ये हर रिलीजन अपने लिए एक ऐसा एक रेजोल्यूशन ले आए, ठीक है। और रादर इंडिया का बहुत अच्छा स्टैंड है, इंडिया ने बोला है कि रादर देन हम सिलेक्टिव रिलीजन्स के नाम पर दिन को सेलिब्रेट करें, हमको ओवरऑल ही जो है वो रिलीजियस या रिलीजियोफोबिया जो सारे रिलीजन को जो है के आगे को मद्देनज़र रखते हुए हमको ऐसा डे सेलिब्रेट करना चाहिए। आज हम इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट करेंगे, कल क्रिश्चियनोफोबिया हो जाएगा, परसों हिंदू फोबिया हो जाएगा। ऐसे तो ये जो है हम यूनाइटेड नेशंस को रिलीजियस कैंप्स में बांट डालेंगे। तो इंडिया का ये कहना है कि हमको रिलीजियस कैंप्स में नहीं बंटना है, हमें इकट्ठे होकर रिलीजियोफोबिया के ही अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसको लाने वाला और कौन हो सकता है, पाकिस्तान जो है वो इस रेजोल्यूशन को लेकर आया था। और इंडिया का ये भी कहना है कि ऐसे जो फोबियाज़ हैं वो सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन्स जो आपका क्रिश्चियनिटी जो है फिर इस्लाम है, जुडाइज़म है, सिर्फ इन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। वर्ल्ड में एंटी हिंदुइज़म, एंटी बुद्धिज़्म, एंटी सिख जो है ये सब फोबियाज़ भी चल रहे हैं, तो उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा अगर हम सेपरेट सबको रिकॉग्नाइज़ करने लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है MB राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स जो है उन्होंने एक ऐसी लैंडमार्क अचीवमेंट जो है वो हासिल की है कि MV प्रसाद बिस्मिल जो है वो लॉन्गेस्ट वेसल बना है जो ब्रह्मपुत्रा पे आज तक जिसने सेल किया हो, ठीक है। तो 90 मीटर्स लॉन्ग वेसल है, और ये हैवी कार्गो मूवमेंट जो है हल्दिया डॉक
और पहुंचाई है इसने गुवाहाटी से। और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल राउट को इसने फॉलो किया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बांग्लादेश इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के बीच में, ताकि हम कार्गो मूवमेंट जो है वो स्मूथली कोलकाता से गुवाहाटी और गुवाहाटी से कोलकाता लेके जा सकें। ठीक है, तो अब इनलैंड वाटरवेज का क्या स्कोप है इंडिया में देख लेते हैं। 14,500 किलोमीटर के नेविगेबल वाटरवेज हैं इंडिया में, जिसमें जो कि रिवर्स, कनाल्स, बैक वाटर्स, क्रीक सब में चलता है। नेशनल वाटरवेज एक्ट भी पास किया गया है हमने, और उसके अंदर 111 वाटरवेज हमने नेशनल वाटरवेज बनाए हैं। तो अब लेकिन फिर भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ 2% से भी कम, बल्कि इंडिया का फ्रेट ट्रैफिक को कैरी करता है। ठीक है, और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो इनलैंड वाटरवेज से गुजरता है। तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये कहा गया है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि हम अपने वाटरवेज को नेविगेबल बना सकें। ठीक है, तो इवन जो है नेशनल वाटरवेज को के लिए जो फंडिंग है वो सेंट्रल रोड फंड द्वारा भी जो है वो बनाई दी जा रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो टोयोटा जो है उन्होंने आईकैट के साथ मिलकर एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके अंदर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टोयोटा मिराई नाम का बनाया जाएगा, जो कि हाइड्रोजन पर चलेगा। ठीक है, तो इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देख के और इंडियन रोड्स को देखते हुए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट होगा इंडिया में। अब हम देखते हैं कि फ्यूल सेल्स क्या होते हैं। तो फ्यूल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, और फिर रिएक्शन होता है सेल में, उससे क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो अब हीट और जो है इलेक्ट्रिसिटी का तो हम यूज़ कर लेते हैं व्हीकल को जो है वो आपकी मूवमेंट के लिए, या जो भी व्हीकल की जो है ट्रांजिट के लिए, ट्रैवल के लिए, और वाटर और हीट जो है वो आपके पास ऑन हो जाते हैं एज एमिशंस। ठीक है, तो वाटर और हीट जो है वो आपके कोई खतरनाक एमिशन तो नहीं है ना, जैसे अब आपके कंबस्शन इंजन में से तो पता नहीं कौन कौन सी गैसेज निकलती हैं जब वो कंबस्ट होता है जो फ्यूल, तो इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वाटर निकलेगा और थोड़ी सी हीट निकलती है। ठीक है, तो इसलिए बहुत हाईली एफिशिएंट है। तो इसको हम ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और इवन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं फ्यूल सेल डिवाइसेस का। तो इसकी टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस यही हैं कि कोई हम हार्मफुल केमिकल्स जो है या हार्मफुल गैसेज जो है एमिट नहीं होंगी इससे, और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, फ्यूल सेल्स में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है ट्रेडिशनल इंजन से। ठीक है, और हम हाइड्रोजन का ही यूज़ करके बना रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन को हम इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में भी बना सकते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन को आप वाटर के मॉलिक्यूल्स को तोड़ के आप बना सकते हो, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हो। H2O है तो H के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप हाइड्रोजन को वाटर से बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस करके आप उससे बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया सोलर कैपेसिटी। तो इंडिया ने 2021 साल 2021 में रादर 10 गीगावाट्स ऑफ सोलर एनर्जी ऐड की है। तो ये हाईएस्ट आज तक की 12 महीने की कैपेसिटी एडिशन है इंडिया की, और ये 200% इंक्रीज हमको देखने को मिला है इसमें। ठीक है, तो इंडिया के पास अब टोटल 50 गीगावाट्स की जो है वो इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है। वर्ल्ड में हम 5th नंबर पर हैं सोलर पावर डिप्लॉयमेंट में, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न ज़रूर रह गए हैं। हमारी जो 42 गीगावाट्स की जो जो है, हमारी जो 50 गीगावाट्स की जो सोलर कैपेसिटी है उसमें से 42 गीगावाट जो है वो ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम है। मतलब लैंड के ऊपर जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स लगाए गए हैं। तो समझ लो लैंड कितना बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा लैंड यूज़ करके हम जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लैंड का हम क्या और कितना प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते थे। तो सबसे बेस्ट होता है कि रूफ टॉप सोलर जो है वो फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स लगाया जाए, लेकिन वो सिर्फ 6.48 गीगावाट्स है। ठीक है, तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। और हमारी जो सोलर पावर है वो सिर्फ हमारी टोटल पावर जनरेशन का 3.6% है। ठीक है, सो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको यूपीएससी में प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे फैक्ट्स जो है वो लिख दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको रीसेंट ट्रेंड्स अगर नहीं पता है तो आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्मर्स डेट। तो फार्मर का जो डेट है वो 53% इंक्रीज़ हुआ है पिछले 6 साल के अंदर, ऐसा यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने राज्यसभा को बताया है। तो 18.4 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है ये डेट, और अगर यही अमाउंट जो है वो 12 लाख करोड़ के आसपास थी 2015-16 में। तो अब
6.9 करोड़, मतलब लगभग 7 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो डेट में हैं इंडिया में। 7 करोड़ जो थे वो डेट में थे इंडिया में, और वो बढ़कर अब उनकी नंबर जो है वो 10 करोड़ हो चुका है। ठीक है, हाईएस्ट जो है फार्म का डेट है वो महाराष्ट्र में है, और 116% इंक्रीज हमको डेट को देखने को मिला है पिछले 6 साल में। महाराष्ट्र के फार्मर्स जो हैं वो 5.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास जो है एग्रीकल्चर लोन लोन जो है वो ओ करते हैं बैंक्स को, और या क्रेडिट फैसिलिटेटर्स को लोन करते हैं जो है वो ओ करते हैं। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स का भी मुद्दा चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फार्मर सुसाइड्स महाराष्ट्र में ही है। लगभग सारी स्टेट्स में ही फार्मर्स का जो है वो डेट बर्डन जो है वो इंक्रीज हुआ है, एक्सेप्ट कर्नाटका और पंजाब, जहाँ पर हमको डेट बर्डन जो है वो कम होता देखने को मिला है। ठीक है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यसभा में बताया है कि इस गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है कि लोन वेवर्स दें फार्मर्स को, और कोई ऐसा प्लान हमने गवर्नमेंट ने ना तो इम्प्लीमेंट किया है। रादर उन्होंने बताया है कि हम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स लेके आ रहे हैं, कोलेट्रल फ्री एग्रीकल्चर लोन्स देते हैं स्मॉल फार्मर्स को, और इनकम सपोर्ट और फार्म इंश्योरेंस स्कीम्स देते हैं, ताकि उनकी एफिशिएंसी को, उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। So now let us see all these topics in English. So the first topic is daylight savings time. So US Senate has unanimously passed a law to make daylight saving times permanent and scrap the biannual practice of putting clocks forward and back. So what is this act? This is Sunshine Protection Act. So what happens in the US and Canada and other countries of Europe? So you know that these countries are in the northern hemisphere, so they are closer to the polar areas. So therefore in winters they have very long nights, and in summers they have very long day. So they have to adjust their clock so that they can save daytime. Okay, so what they do is in winters, so like let's learn from our India's example. So you know that in winters we get night by 6 p.m. or something. So if we compare it with let's say uh, summers in India, so we have a 1 hour less of our of daytime with us, and during that 1 hour less daytime, we have to utilize we would be burning more fuel, because we would be using let's say more electricity to switch on the tube lights and all that, all everything. And in summers we have that 1 hour space because sun is there, so we do not have to use a lot of light at our offices, and that's why. So what they this Americans, and what I'm just comparing it with India, we just have this problem for 1 hour. But in America, Canada, and Russia, and European Union, and other countries who are near the poles, so they have a very big difference. So sometimes they get sometimes in some countries the nights are as long as 20 hours or even 18 or 19 hours. So they have to adjust their clock. So like in the case of US, they have to adjust their clock with 1 hour. So like when the winters are coming, they have to draw back their clocks by 1 hour, so that they can so that they can work more and they can get more light. Okay, so they can basically they want so what happens with this 1 hour 1 hour adjustment of clock is that whenever the winter is coming, so they have just uh, put their clock back by 1 hour, so that's why they are getting less sleep. Okay, because of that. And when I'm 1 hour less sleep, because they would be sleeping later. Okay, because otherwise your body clock knows that it is 11 p.m. and now it is your time to sleep, but in your clock at your home, at your mobile phone, it is just 10 p.m. Okay, so you would not be able to sleep because your entire schedule would be fixed according to the according to the clock. Okay, but your body clock is reminding you that it is time to sleep. So it becomes frustrating for the individuals. And similarly, what happens in March when they get back by increasing the one hour clock, so this
this adjustment between real clock and the body clock make these people frustrated. Okay, so that's why several groups have been demanding that this DST, this daylight saving time, must be made permanent, and this practice of putting clocks backward and forward must be stopped. So even the European Union voted to scrap this custom, but of course it has been paused, and it was scheduled for 2021, but still they have not moved ahead with this daylight saving time to be made permanent. So they were using it, of course, to save energy. Okay, so but now they have seen that it has another effect. It has a bad effect on the health of individuals in the US. So this is the rate that this is a study which has calculated that accidents increase uh, between that particular 6 day period, when, let's say, at the end of October, you increased you moved your clock backwards by 1 hour. So your body clock and your real clock would take time to align itself. It would take around 5 to 6 days, or let's say a week. But during that period, you would be frustrated. So during that period, especially, the accidents increased on road. Similarly, workplace injuries were also increased. People were frustrated, so they were not cooperating with each other. Market performance decreased. Health problems started arising. So all these issues were happening because of this ritual of adjusting the clocks. Okay, so now let us see the next topic, which is National E-Vidhan application. So this is a mission mode project for digitizing our legislatures, and all legislative houses in the country would be made paperless according to this application. So first of all, we have to see what is this E-Vidhan project. So the project aims to bring all the legislatures of the country together in a digital platform. Ministry of Parliamentary Affairs is the nodal ministry for that, and it is also getting support from the Ministry of Electronics and Information Technology. So it's a centrally sponsored scheme in which the central government is sharing the burden, or the financial burden, in 60-40 ratio, and the other ratios for Northeastern and UT applies normally. And this new application, this National E-Vidhan application, has been made so that this application would be used in the state legislatures, and entire government business and the legislative business would be done on this particular platform, and not just within a state, but even interstate transactions would also be conducted through this application. So recently, Bihar Legislative Council became the first house in November 2021 to transit to this NEVA platform completely, and Odisha Assembly utilized this NEVA platform to present its budget in 2021. Okay, so now let us the next topic, which is Chair of Excellence. So on the eve of 65th birthday of late CDS General Bipin Rawat ji, Indian Army decided to establish a Chair of Excellence in his memory at the United Service Institution of India. So this United Service Institution of India is basically a national security and defense services think tank which is based in Delhi, and it was founded by a soldier, namely Sir Charles MacGregor. And this chair would be established, this chair of excellence would be established to conduct research on strategic issues of significance pertaining to the armed forces. And this position would be available for, or opened for, veterans of the three services, as well as those civilians who have expertise in the field of national security and military affairs. So the next topic is International Day to Combat Islamophobia. So recently, United Nations General Assembly adopted a resolution to proclaim 15th March as the International Day to Combat Islamophobia. But India has expressed concern that declaring phobia against just one religion to the level of an international day would not be correct, and it would set a bad precedent, because multiple resolutions would start coming now on selective religions, and it would divide the United Nations into religious camps. Okay, so that's why India suggested that it is time that we should acknowledge the prevalence of religiophobia as a whole, rather than singling out religions selectively. Okay, so of course this communal, or this
a selective resolution was forwarded by Pakistan, and India has opposed it, and India has followed its secular credentials, and it has also said that these phobias are not limited to just Abrahamic religions. There is an emergence of anti-Hinduism, anti-Buddhism, and anti-Sikhism. Such phobias are also there. So the in disproportionate focus of United Nations on Abrahamic religions and their so-called phobia would not be a correct assumption. Okay, so now let us see the next topic, which is MV Ram Prasad Bismil. So this is the longest vessel which has sailed on Brahmaputra. It is 90 meters long and 26 meters wide, and it has successfully completed the pilot run of heavy cargo movement from Haldia dock in Kolkata to Guwahati. Okay, so we have secured the necessary cooperation from Bangladesh for this route, and Inland Waterways Authority of India and Bangladesh Inland Water Transport Authority work together to facilitate this historic cargo movement. So currently India has about 14,500 kilometer of navigable waterways. National Waterway as Act of 2016 declared 111 waterways as national waterways, but still we have less than 2% of freight traffic going through these waterways and almost negligible amount of passenger traffic. Okay, so Inland Waterways Authority of India has been mandated to develop and maintain infrastructure for these navigational waterways, and even it has been mandated that they can utilize the funds from the Central Road Fund for the development of such waterways. So now let us the next topic, which is fuel cell electric vehicle. So Toyota has partnered with ICAT to start a pilot project to study and evaluate the world's most advanced fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, and it would run on hydrogen, of course, keeping in mind the Indian roads and climatic conditions. So it will be first of its kind project in the country, and it will spread awareness about hydrogen fuel cell electric vehicle technology. And what is this fuel cell technology? We have to see this only. This is the thing that is important for us. So it is a device that converts chemical energy into electrical energy. So what happens is that using hydrogen and oxygen as fuel, we conduct this fuel cell conducts this chemical energy into electrical energy. So once using these hydrogen gas and oxygen gas as fuels, we produce water, electricity, and heat. Okay, so electricity, of course, is utilized to power the vehicle, and water and heat are the remnants which are harmless for us. Okay, so of course it is a big improvement upon internal combustion engines because they emit harmful byproducts. So the efficiency of fuel vehicles has been very high, and it can be utilized for transport as well as a backup power to produce electricity during a failure of the electricity grid. Okay, so advantages of the technology are also very huge. Like it is more efficient than combustion engine because it is not emitting any harmful chemicals or gases, and it because it has these fuel cells do not have any moving parts, they are more reliable than traditional engines, and they are more durable than traditional engines. Okay, so, also we can produce hydrogens in a very environmentally friendly way. Okay, you know that green hydrogen can be produced by just electrolyzing the water. Okay, so now let us the next topic, which is India's solar capacity. So India has recently recorded 10 gigawatt of solar energy to its cumulative installed capacity in 2021. So it is the highest addition, the highest 12-month capacity addition to our solar capacity. And today we have about 50 gigawatt of cumulative installed solar capacity. And India has become the fifth country in the world to have this amount of solar power in the country. But there are certain concerns also, like in this 50 gigawatt of capacity, 42 gigawatt, that is the major chunk of this solar capacity, is coming from ground mounted solar photovoltaic systems, which means that we are wasting a lot of land
for these solar panels, and only 6.42 gigawatt is coming from rooftop solar systems. Okay, because this rooftop solar systems, they are not utilizing special land for solar panels. So this is the most important one. We have to make progress in rooftop solar capacity, and instead we are more focused upon ground based systems, which are keeping a lot of land busy in this systems, in these solar photovoltaic systems. Okay, so also the solar power contributes only 3.6% of India's total power generation. So why all these facts have been mentioned here? Because you know that in prelims, statements come and they are asked by the UPSC to see that if you know the latest trends about these important topics. So now let us see the next topic, which is farmers' debt. Again, this is fact-based topic, and it would be important for your prelims also. So farmers' debt has increased 53% over the past 6 years, as per the Union Finance Ministry. It has reached about 18.4 lakh crore, and it was about 12 lakh crore in 2015 and 16. So even the farmers who have been holding such debts have increased from 6.9 crore to more than 10 crore now. The highest the growth of farmers debt burden is highest in Maharashtra, which has seen about 116% increase in outstanding amounts due over the 6 year period. Maharashtra farmers owe about 5.5 lakh crore by way of agricultural loans. You know that also this Maharashtra is also the largest. Maharashtra is the state which has the largest number of farmer suicides also, as per NCRB data. So almost all the states have seen a significant increase in farmers' debt burden. Of course, there are two exceptions, Karnataka and Punjab. So in response to this, the central government has also said that they are not having any plan to implement any loan waivers, and they have not done it in the past 6 years also. Otherwise, rather, they have been focusing upon interest subvention schemes, collateral free agricultural loans for small farmers, and even income support and farm insurance schemes, so as to increase the productivity in agricultural sector. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.